यस बच्चों, आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का। बच्चों, कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। लेक्चर 1 के अंदर हमने एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ बच्चों, गॉस लॉ क्या कहता है? देखो समझो, हमारे पास गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। कहता है हमारे पास ऐसे कोई सरफेस है, ठीक। तो गोज इसके अंदर कुछ चार्ज अंदर पड़ा है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, कुछ चार्ज बाहर पड़ा है। तो गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स जो सभी चार्जेस की वजह से होगी, यानी टोटल फ्लक्स जो सभी चार्जेस की वजह से होगी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ पर मैं एक सर्कल लगा देता हूँ। सर्कल का मतलब ये गॉस लॉ जो बताया था वो क्लोज सरफेस के लिए था, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। इसको क्या पढ़ते हैं? टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट थी, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, कहाँ इनक्लोज्ड होगा? सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन। ये स्टेटमेंट है बच्चों गॉस लॉ की। क्यू इनक्लोज, जो सरफेस के अंदर चार्ज बंद होगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं होगी। फ्लक्स हमेशा सरफेस के अंदर जो चार्ज रखे जाएंगे उनकी वजह से होगी। इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं बच्चों। फ्लक्स हमेशा चार्ज जो सरफेस के अंदर बंद होता है उनकी वजह से होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो अंदर वाले चार्ज की वजह से भी है, बाहर वाले चार्ज की वजह से भी है। तो आप इसको लिख सकते हो बकायदा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। ये क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है बच्चों? जो चार्ज सरफेस के अंदर बंद होता है, ठीक है ना, सभी का अलजेब्रिक सम। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव प्लस होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक। उनको सभी को हमने क्या करना है? प्लस करना है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस, अलजेब्रिक sum of all charges present inside the surface, present inside the surface, यानी फ्लक्स ड्यू टू चार्ज विच आर इनक्लोज्ड इन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से होती है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं यहां पर। राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों? स्टेटमेंट लिखो, द टोटल फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, total electric flux passing through a, total electric flux passing through a closed surface, passing through a closed surface depends only on the total charge enclosed by, total charge enclosed by the closed surface, and it is equal to the ratio of total charge enclosed and epsilon naught.
क्लियर, इसकी रेशियो के इक्वल होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी रेशियो के इक्वल होता है। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको गॉस लॉ अच्छी तरह समझ आ गया। अब इसके बाद मैं कुछ इसके एग्जांपल्स करूंगा। यहाँ पर अगर मैंने गॉस लॉ लिखना है तो टोटल गॉस लॉ फ्लक्स टोटल कितनी होगी, Q1 कितना है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन। क्लियर बच्चों, अगर मैं कुछ चार्जेस कोई मैंने शेप ऐसे मान ली, इसके अंदर चार्ज Q है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने स्क्वायर शेप मान ली, इसके अंदर चार्ज रख दिया, फ्लक्स कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज देखना है बस, कितना इनक्लोज चार्ज है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया बच्चों क्यूब, मैंने क्यूब के अंदर चार्ज रख दिया एक, तो पूरे क्यूब में से जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी बच्चों, क्यूब बाय एप्सिलॉन। अगर मैंने यहाँ पर सरफेस आधा कर दिया, चार्ज उसके अंदर बंद है, तो फ्लक्स कितनी होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैंने चार्ज इसके अंदर नहीं रखा, इसके मैंने चार्ज सरफेस पर रख दिया बच्चों यहाँ, तो फ्लक्स कितनी होगी। अब ये चार्ज सरफेस के अंदर बंद नहीं है बच्चों, अब हमें इसको सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा। सरफेस के अंदर बंद करने के लिए जो हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू ये पूरा कंप्लीट सरफेस हो गया, तो अब पूरे में से कितनी होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे पास सरफेस इतना था, इतने में से कितनी होगी, आधी होगी, तो आधी का क्या लिखेंगे, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्यूब की, अगर मैंने क्यूब के अंदर चार्ज रखा है बच्चों ऐसे, ये मैंने क्यूब के अंदर चार्ज रखा है, यू नो टोटल फ्लक्स कितनी होती है अगर क्यूब के अंदर मैं चार्ज रखूं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फेज के थ्रू पूछ ले, फेज कितने होते हैं बच्चों, 6, सिंगल फेज के थ्रू कितनी हो, 6 फेसेस में से कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंगल फेज में से कितनी हो जाएगी, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब एज, एज हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, एज हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 12 एज होते हैं ना, ये साइड्स जो होती हैं ये 12 साइड्स होती हैं। तो पूरे सभी एजेस में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, एक एज में से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं, 8 क्यूब के, सभी कॉर्नर में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, एक कॉर्नर में से कितनी हो जाएगी, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। यस बच्चों, यहां तक क्लियर। इसके बाद मुझे आप फ्लक्स बताओ, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे सरफेस एक ड्रॉ कर लिया, इस सरफेस की जो साइड है ए और इस सरफेस की भी जो साइड है वो भी ए है, चार्ज मैंने बच्चों यहाँ रखा प्लस क्यू, और ये जो साइड से कितनी डिस्टेंस पर है, a/2, तो फ्लक्स बतानी है कितनी होगी बच्चों। ये एक क्यूब की साइड बन रही है, सबसे पहले तो आप ये देखो, क्यूब की साइड से कुछ हाइट पर, जैसे ये कॉपी है, इससे कुछ हाइट पर मैंने यहाँ पर चार्ज रख दिया, कुछ हाइट पर, कितनी, a/2। अब सबसे पहले तो मुझे इसे इनक्लोज करना पड़ेगा, ये क्यूब की एक साइड है, तो पूरा क्यूब ड्रॉ कर दो। अगर मैं क्यूब पूरा ड्रॉ कर दूं, इसको मैं पूरा इमेजिनरी क्यूब यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, सोल्यूशन पहले तो मुझे बंद करना पड़ेगा ना इसके अंदर। यस बच्चों, अगर मैं इसको पूरा क्यूब के अंदर ड्रॉ कर दूं, ये मैंने क्यूब मान लिया यहाँ पर, ये वाली साइड है, ये वाला, ये वाली साइड हमें दी हुई है, ये क्यूब का क्या हो गया बच्चों, एक फेस हो गया, चार्ज यहाँ पर पड़ा है, कितने डिस्टेंस पर, a/2। अब ये क्यूब की एक साइड होगी, यानी एक फेस हो गया, पूरे क्यूब में से कितनी होती है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब के एक फेस में से कितनी होती है वो तो तुम्हें पता ही है, यानी क्यू बाय 6।
इसको आप ऐसे बच्चों, अब तक जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया थ्रू अ गॉस लॉ, क्या वो शेप पर डिपेंड करती है? शेप पर तो डिपेंड करती नहीं, स्क्वायर में से भी वही है, स्फेरिकल सरफेस से भी वही है, सेमी सरफेस से भी वही है। ठीक, तो एक तो ये शेप पर डिपेंड नहीं कर रही। अब क्यूब के अंदर चार्ज मैंने कहाँ रखा, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, इसकी लोकेशन पर भी इंडिपेंडेंट है। क्यूब के अंदर कहीं पर रख दो कमरे के अंदर, यहाँ पर, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, शेप पर भी नहीं डिपेंड करती। फ्लक्स ना तो शेप पर डिपेंड करती है, ना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है कि चार्ज कमरे के अंदर, फ्लक्स सरफेस के अंदर कहाँ रखा है। तो इसको लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। यस, इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। कंक्लूजन, राइट डाउन। कंक्लूजन, फ्लक्स डिपेंड ऑन, फ्लक्स डिपेंड ऑन नेट क्लोज्ड चार्ज, it does not depend on किस किस पर नहीं डिपेंड करता बच्चों, ये देखो फर्स्ट पॉइंट, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके ओरिएंटेशन पर नहीं डिपेंड करता, चार्ज किस तरफ रखा हुआ है। तीसरा, इंडिपेंडेंट टू इट्स इट्स शेप, इंडिपेंडेंट, शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। और इसके बाद एक मोशन ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करता, भी चार्ज रेस्ट में है या मूव कर रहा है, इन चीजों पर ये चीज डिपेंड नहीं करती। क्लियर बच्चों, आज आपको मैंने गॉस लॉ करवाया, गॉस लॉ का बेसिक किया कि गॉस लॉ को कैसे यूज करके हम सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी आर डूइंग सम important derivations and their result is important for the competition point of view also, right? तो सबसे पहले तो हम डेरिवेशंस करते हैं, जो हमने रिजल्ट डिराइव करने हैं, वो डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करके क्या, किस किस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ की एप्लीकेशन। बच्चों, गॉस लॉ की एप्लीकेशन करने से पहले मैं आपको एक गॉस लॉ की डेरिवेशन भी तो करवा दूं। मैंने गॉस लॉ की आपको स्टेटमेंट बताई थी, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसकी पहले डेरिवेशन तो कर लें, इसको आप कैंसिल कर दो, लिखो डेरिवेशन। गॉस फॉर्मूला जो बना वो कहाँ से बना, हम उसको कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, जो हमने डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन से पहले स्टेटमेंट तो आपको क्लियर ही है। गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती थी, फ्लक्स जो होती थी वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती थी। इसको एक बार फिर दोबारा लिख लेते हैं। Gauss theorem states that, write down, Gauss theorem states that the total electric flux, the total electric flux through a closed surface in vacuum is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। ये तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक, अब हमने इसका प्रूफ करना है बच्चों।
प्रूफ में क्या है, देखो हमने क्या करना है, कंसीडर स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर मैंने चार्ज पहले मान लिया, पहले हमारे पास यहाँ पर चार्ज पड़ा है, इस चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी बच्चों, हर एक डायरेक्शन में निकलनी है। अब मैंने यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये मेरा है गॉसियन सरफेस, ठीक, ये मैंने ड्रॉ कर लिया गॉसियन। अब मैंने प्रूव करना है फ्लक्स जो होती है इस गॉसियन सरफेस से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ये चीज मैंने प्रूव करनी है। मैं कुछ एरिया कंसीडर कर लूँ यहाँ पर छोटा सा, ये मैंने एरिया मान लिया, इस एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा बच्चों। ठीक, आपने जब भी कोई डेरिवेशन करनी है तो जो आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ की है उसके बारे में 2 लाइनें लिखनी ही लिखनी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, कंसीडर गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर, मैंने गॉसियन सरफेस माना है, रेडियस आर माना है, एंड इनक्लोज चार्ज क्यू, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस एक दो लाइंस आप लिख लिया करो, मैं एक लाइन एक बार लिख रहा हूं आपको, लेट लेट्स लेट कंसीडर, लिखो कंसीडर अ चार्ज स्मॉल क्यू enclosed by Gaussian surface radius small r। बस ये एक दो लाइन आप लिख लिया करो, ठीक। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, तो टोटल फ्लक्स सरफेस से निकालनी है हमने। अब बच्चों आप देखो, सरफेस से अगर मैंने फ्लक्स निकालनी है, मेरे पास सरफेस था ये गॉसियन सरफेस, ये चार्ज था, इसका रेडियस आर था, फील्ड लाइन निकल रही थी, इसका एरिया एन कैप था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो फ्लक्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो मैंने आपको बताया था क्लोज सरफेस के लिए। अब हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा होता है, ये मैं एक एक बार आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी आपने ये स्टेप आपने आप लिखना है। तो थीटा हर एक में सेम ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया भी इस तरफ है, थीटा क्या होगा बच्चों हमारे पास, थीटा जो होगा वो 0 होगा, ई डी ए, यस यहाँ तक देख लो क्लियर है, ई डी ए। अब इसका एरिया कितना होगा इस सरफेस का, पूरे सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालने तो पूरे सरफेस का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। यस बच्चों, अब पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन, तो फ्लक्स कितनी आ गई क्यू बाय एप्सिलॉन, यही तो हमने प्रूव करना। ठीक बच्चों, एक बात और, ये जो गॉस लॉ है इट इज इंडिपेंडेंट टू आर, आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, देखो इसमें कहीं आर तो नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं, क्यों ये इंडिपेंडेंट टू आर है, बिकॉज इट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉस लॉ से ही है हमारी, तो वहीं से ये डिराइव किया हो गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट टू आर आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप ये लाइन एक लिखना चाहते हो लिख लो, नोट नोट डाल के, गॉस लॉ इज डिपेंडेंट ऑन कूलम लॉ बिकॉज कूलम लॉ follow
इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज व्हाई गॉस लॉ becomes independent to the r, इसलिए वो r पर डिपेंड नहीं करता। राइट बच्चों, अगली डेरिवेशन लिखते हैं। डेरिवेशन कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ये मैंने एक सरफेस कंसीडर किया, यहाँ पर मैंने चार्ज, रेडियस r, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब आपने ये खुद लिखना है, कंसीडर गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस स्मॉल r इनक्लोज्ड चार्ज क्यू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। अब ई डी ए मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक जगह यही लिखना है, कॉज जीरो, आपको स्टेप्स वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ये बार बार। क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब से मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा सीधा एरिया, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बच्चों चार्ज क्यू रख दूं, यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट रख दूं, तो यहाँ पर फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। ई कितनी निकाल लिया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर विच इज कूलम लॉ। गॉस लॉ से हमने कूलम लॉ डिराइव कर दिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब बोर्ड के लिए है बेसिकली, उसमें आ यस बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, राइट डाउन। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। बच्चों एक चीज याद रखना, गॉस लॉ इज यूज्ड, गॉस लॉ is used to calculate electric field due to highly symmetric shapes, ठीक। जो हाईली सिमेट्रिक शेप्स होती हैं उनकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ को यूज करते हैं। सबसे पहला तो लिखो, फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinitely long straight wire, long straight charged wire, ठीक। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक वायर कंसीडर कर ली, बहुत बड़ी वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इस पर मैंने चार्ज अज्यूम कर लिया, ठीक। ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, अब इसका गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिमेट्रिकल सरफेस होता है। एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, ये यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट का एक सरफेस बन जाएगा स्फेरिकल। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट की तरह ये ट्रीट करेगा, उसका एक सरफेस बन गया। तो लाइन के लिए कौन सा गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे हम, सिलेंड्रिकल, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी बाहर निकलेंगी, लेकिन जो ये फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा ये हम निगलेक्ट कर देते हैं बच्चों, हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस से ही पास हो रही है, तो हम यही सरफेस, ठीक। तो लिखो
एक लाइन लिखवा देता हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस r, लेंथ l, enclosed wire having charge q। ठीक, लिख लो। ये लाइंस ना आपने हर एक के स्टेटमेंट डेरिवेशन के स्टार्टिंग से लिखनी है। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस मोलर एंड लेंथ, इसके बाद नहीं लिखूंगा मैं, with the charged wire on length L with charged wire on its axis according to Gauss law। E vector dot dA vector is equal to Q enclosed by epsilon naught बच्चों। यस, अब ये वायर तो बहुत बड़ी है, ठीक। अगर मैं इसके अंदर ये मान लूं चार्ज ऑन यूनिट लेंथ लैम्डा कंसीडर कर लो। गिवन चार्ज ऑन यूनिट लेंथ लैम्डा, यूनिट लेंथ पर चार्ज मैंने लैम्डा मान लिया। तो जो मैंने ये लेंथ सरफेस के अंदर बंद हो रही है वो कितनी लेंथ है सरफेस के अंदर बंद हो रही है? एल। तो चार्ज इनक्लोज बाय लेंथ एल लैम्डा एल हो जाएगा। यस बच्चों। तो ई डी ए फ्लक्स ई डॉट डी ए टोटल चार्ज इतनी लेंथ पर कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। ठीक है ना, यूनिट लेंथ पर एल है, लैम्डा है, एल लेंथ पर कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल चार्ज। इसको बच्चों मैं तीन सरफेस में ओपन कर दूंगा। तीन सरफेस है, एक, दो और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस होता है सिलेंडर का। ठीक है, तीन सरफेस होंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ऊपर वाला सरफेस टॉप, दूसरा लिख लेता हूँ बॉटम। टॉप फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। दूसरा लिख लेता हूँ मैं बॉटम फ्लैट। तीसरा मैं लिख लेता हूँ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक। अब बच्चों आप ये देखो, जो टॉप वाले के लिए इलेक्ट्रिक एरिया ऊपर को है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना हो गया? 90 0। बॉटम के लिए देखो, एरिया वेक्टर इसका इधर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो एंगल कितना बन गया? 90, इसका भी 0। इसका देख लो, अगर मैं इसका एरिया कंसीडर करूं, एरिया इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, तो इसके लिए एंगल कितना बन गया? 0। यहाँ थीटा 0 हो गया, यहाँ 90, यहाँ 90। यानी टॉप फ्लैट बॉटम फ्लैट पे 90 90 होने से फ्लक्स 0 हो जाएगा, अकेला कर्व की वजह से फ्लक्स रहेगी। ठीक, तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर, लिखो टॉप की वजह से 0 होगी, फ्लैट की वजह से 0 होगी, अकेली कितनी रहेगी फ्लक्स? कर्व की वजह से रहेगी। ई वेक्टर डॉट डी, ई एक कॉज कर्व में कितना एंगल बन रहा था हमारे पास? 0 डिग्री इज इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन, वो बाकी 0 हो गए थे। अब हमारे पास बच्चों ई एज इट इज डी ए लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना होता है कर्व्ड सरफेस का? एरिया कितना होता है? 2 पाई आर रेडियस एल लेंथ, लेमडा एल बाय एल से एल कट गया, तो ई कितना आ गया? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हमारे पास बच्चों आ गई है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे बन गया 4। इसको मैं बोल दूंगा के, 2 के लैम्डा बाई।
ठीक है, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है, डेरिवेशन समझ लगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, अगली डेरिवेशन हमारे पास है ये सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin infinite plane sheet सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज शीट सिग्मा, ये है। हमें क्या कह रहा है, कहता हमें एक शीट दी गई है, इस शीट के ऊपर चार्ज गिवन है, ऐसे इस शीट के ऊपर चार्ज गिवन है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस शीट को हमें इमेजिनरी सरफेस के अंदर तो बंद करना ही पड़ेगा। वो इमेजिनरी सरफेस बच्चों यहाँ क्यूब भी मान सकते हैं और सिलेंडर भी, सिलेंडर से थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए मैं सिलेंडर मान लेता हूँ। इमेजिनरी सरफेस जो मैंने इसका माना है वो सिलेंडर अज्यूम किया है, ये गॉसियन सरफेस है। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो एरिया होगा एक इधर होगा, इसका एरिया इधर होगा, और इस सरफेस का एरिया ऊपर होगा। ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं कर्व्ड, ये बैक फ्लैट है, ये है फ्रंट फ्लैट सरफेस। क्लियर। सिग्मा चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। अब हम एक लाइन लिख लें सबसे पहले तो स्टार्टिंग में, कौन सी लाइन लिखेंगे, कंसीडर अ इनफाइनाइटली चार्ज शीट which is enclosed by a Gaussian surface with area of cross section ठीक है। तो बाय गॉस लॉ E वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था गॉस लॉ। अब चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना इनक्लोज्ड है, पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा। हमें गिवन है सिग्मा, सिग्मा होता है चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का जो चार्ज इनक्लोज होता है वो सिग्मा होता है। अब कितना एरिया कंसीडर किया मैंने गॉसियन सरफेस का बच्चों, ए, तो ए एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज इनक्लोज्ड है, मान लो यूनिट एरिया में जो सिग्मा चार्ज इनक्लोज्ड है, तो ए एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा, सिग्मा इनटू। अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं तीन सरफेस, फिर अगेन यस, इसके तीन सरफेस अगेन, ई डी ए, हमारा जो फर्स्ट सरफेस था फ्रंट फ्लैट था, ई डी ए बैक फ्लैट था, ई डी ए कर्व था, क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज कितना निकाल लिया, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक बच्चों, यहां तक हमने कर लिया। अब फ्रंट और यहाँ पर हम एंगल देख लें बच्चों, एंगल लिख लेते हैं। देखो जो शीट है, शीट हमारी ऐसे पड़ी है और सिलेंडर हमारा ऐसा है, तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया भी इधर, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इसी तरह इसका एरिया इधर, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ एंगल कितना बना बच्चों, फील्ड भी इधर तो एरिया भी इधर, तो थीटा बना 0 डिग्री। ठीक है, इसका भी हम क्या मान लेंगे, 0 डिग्री
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल। अब कर्व का क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो एरिया वेक्टर ऊपर है, तो एंगल कितना बन गया इसका कर्व का 90। तो यानी यहाँ पर कर्व वाला 0 हो जाएगा, बाकी दो रह जाएंगे। ये ई ए cos 0, ये भी ई ए cos 0, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन। बच्चों ये वैसे पॉइंट आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको हर एक डेरिवेशन में लिखवा रहा हूँ। तो cos 0 1 होता है, ये बन गया 2 EA सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये से ए कट गया, ई कितना आ गया सिग्मा बाय 2। बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर पर डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ रेडियस नहीं आ रहा, आर नहीं आ रहा, ठीक। तो आप लिख सकते हो विच इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी नाम देते हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, क्योंकि ये आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों जो शीट मैंने कंसीडर किया, अगर मैं थिक अज्यूम कर लूँ, थिक शीट अज्यूम कर लूँ, कैसे मैंने थिक शीट मान ली, तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी अंदर भी होगी, दो सरफेस हो जाएंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2a एज इट इज। जो चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर दो सरफेस की मानेंगे बच्चों, पहले मैंने एक सरफेस की मानी थी, अब मैं दो सरफेस की मानूंगा। ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर थिक हम शीट मोटी शीट मान लेंगे ना, तो दो चार्ज डेंसिटीज कंसीडर करेंगे, 2 सिग्मा, तो इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन चार्ज्ड शीट्स। यस बच्चों यहाँ तक ठीक है। अब ये हम कर रहे हैं, डेरिवेशन नंबर है थर्ड, डेरिवेशन नंबर थर्ड। एक सेकंड बच्चों में, एक सॉरी आई एम नॉट वेल टुडे। दो चार्ज शीट्स हमने मान ली बच्चों, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पर चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा 2, ठीक। अब ये शीट 1 है, ये शीट 2 है बच्चों, ठीक। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट मान लिया। इस पी पॉइंट पर इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, फर्स्ट शीट की वजह से इधर को होगी E1, सेकंड की वजह से भी इधर को होगी, बताओ इस पी पॉइंट पर E2, इस क्यू पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी E2। इस पॉइंट पर इस रीजन में इस शीट की वजह से इधर को होगी E2, इसकी वजह से भी, ठीक। यहां तक देखो क्लियर है। हमने बच्चों अज्यूम करना है जो
राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मान लेनी है, जो लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। और एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, E इज इक्वल टू एक शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको पता है। क्लियर। अब हमने इसी को यूज करके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2, लेकिन दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो मैं यानी दोनों में क्या मान लूंगा, माइनस मान लूंगा। इसको मैं रीजन 1 मान लेता हूँ, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। तो वन के अंदर, रीजन 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, दोनों लेफ्ट की तरफ थी। यस, रीजन 1 जो थी दोनों लेफ्ट की तरफ थी, E1 भी E2 भी, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये E1 इन रीजन 2। यस बच्चों, एक लेफ्ट की तरफ थी और एक राइट की तरफ। इन रीजन 3। ठीक बच्चों, देखो स्पेशल केस, इसी के स्पेशल केस 1। अगर मैं ये दोनों प्लेट जो हैं बच्चों, ये अज्यूम कर लूं इन दोनों प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी इक्वल मान लूं, सिग्मा 1 सिग्मा 2, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो फर्स्ट रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस 2 बाई सिग्मा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। दूसरे की कितनी हो जाएगी, इक्वल होगी तो 0 हो जाएगी, तीसरे की कितनी हो जाएगी, वो भी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक, स्पेशल केस 1 है। अब मैं केस नंबर 2 कर लेता हूं इसके अंदर बच्चों। केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी मैंने इक्वल एंड ऑपोजिट कंसीडर कर ली। अगर मैंने इक्वल एंड ऑपोजिट कंसीडर कर ली तो पहले वाला 0 हो जाएगा, दूसरे वाला बच्चों सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और तीसरी भी क्या हो जाएगी, E3, वो भी 0। यानी अगर आप इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी मानते हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम यूज करेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके लिए, हेंस व्हेन टू, अगर मैं दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेंसिटीज मान लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। When equal and opposite charge densities, then electric field between the plates is equal to sigma by epsilon naught. That's all बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। बाकी कल मिलते हैं। इसकी गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन और रहती है,
स्फेरिकल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।